कि आपने नया कर किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, काम को कैसे किया जाए। एक तरफ हम किसान की बात बहुत करते हैं, लेकिन किसान को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम कोई रास्ते खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे। कई उपाय हैं। जैसे हम एक काम लेकर के निकले हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे देश में पानी की कमी है, सारी दुनिया पानी के संकट से जूझने वाली है। क्या सरकारों का जिम्मेवारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के भविष्य को देख करके कुछ बातों को करें, कि हम तत्कालीन लाभ के लिए ही करेंगे। हो सकता है राजनीतिक लाभ हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र नीति किस लिए, उस तराजू में वो बात बैठेगी नहीं। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात जो हम कर रहे हैं, हमने मंत्र दिया है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। लेकिन इस काम को सिर्फ विज्ञान भवन में रिबन काट करके, दिया जला करके हम काम नहीं करते हैं। ये सरकार कैसे काम करती है। मैंने अधिकारियों को सूचना दी कि क्यों न हम, जैसे आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले आपका वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहता है, यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहता है, उसके बाद ही वो दवाई के लिए सोचता है, तब तक वो दवाई नहीं देता है, सारे टेस्ट करवाता है। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों की आदत है, क्या हम देश में किसानों के लिए भी ये बात पहुंचा सकते हैं क्या, कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले उस जमीन की तबीयत कैसी है वो तो जानो। जिसे हम भारत मां कह रहे हैं, उस भारत मां का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, उस पृथ्वी माता का हाल क्या है, वो तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है। हमने इतना यूरिया डाला, इतना यूरिया डाला, यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे, लेकिन यूरिया डाल करके हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है। ये उसको कब समझ में आएगा, जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। अब सॉइल टेस्टिंग का कार्ड निकालेंगे, दे देंगे, इससे बात बनेगी नहीं। और मैंने कहा है, क्यों न हम गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एंटरप्रेन्योर तैयार करें। गांव के नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको ट्रेनिंग दे। गांव में वो लैब बनाता है तो बैंक की तरफ से उसके रेंट दिया जाए, ताकि गांव के लोग उस लेबोरेटरी में जाने की आदत बन जाए। हर साल बारिश की सीजन के पहले अपनी जमीन को एक बार चेक करवा लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, माइक्रो न्यूट्रिशन की डिटेल जाने। उसी प्रकार से हमने कहा कि हमारे यहां 10वीं 12वीं की विज्ञान की जो स्कूल है और कॉलेजेस है, विज्ञान धारा की हर एक में लेबोरेटरी है, लेकिन हमारे देश में करीब करीब फरवरी से जुलाई तक लेबोरेटरी बंद रहती है, लैब बंद होती है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं और स्कूल खुलने में जून जुलाई में आ जाता है। करीब 4-5 महीना महत्वपूर्ण समय, 3-4 महीना स्कूल की लैब खाली पड़ी होती है। हमने कहा उन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भी सॉइल टेस्टिंग कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, आराम से किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दो। और स्कूलों के अंदर वेकेशन के अंदर सॉइल टेस्टिंग की लैब के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए। स्कूल को तो इनकम होगी, उन गांव के नौजवानों को भी इनकम होगी, ताकि वो लैब में वो, और उस गांव के लोगों को। अब हमारा देश गरीब है, हम कोई रातों रात लैब बना देंगे, पैसे खर्च देंगे। हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है गुड गवर्नेंस, ये है तरीके। उन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जब एक बार हमारे किसान को पता चलेगा कि हमारी फसल, मेरी जमीन इस फसल के लिए योग्य नहीं है, तो मैं मानता हूं हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा, और आज किसान को जो खर्चा होता है वो खर्चे से बच जाएगा। कभी कभी यहां पर आया कि भाई पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया। तब हम भूल जाते हैं, जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी,
12% बारिश कम थी और तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए, बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए और उसके कारण डीजल के अंदर सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा आया। किसानों को दिया, जो कहते हैं कि हम नहीं देते ऐसा नहीं है, हमने दिया है, लेकिन आपको पिछले मई जून जुलाई का याद नहीं रहता है, आपको इस आपको इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी। सरकार आखिर किसके लिए है? ये सरकार गरीब के लिए है, ये गरीबों को समर्पित सरकार है। हम हैं जिन्होंने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कमीशन बनाया है। तो हम चाहते हैं कि शासन में जो अनाप शराब खर्चे हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए ताकि ये पैसे गरीब के काम आए, गरीब के कल्याण के काम आए। उस पर हम चल रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब ये आप नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने से हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता था बचपन से कि जेरोक्स का जमाना आया, फिर भी मुझे अपना सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एमएलए के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एमएलए एमपी अवेलेबल ना हो तो भी उनका एक छोटा सा आदमी रहता था, वो सिक्का मार देता था, हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पे भरोसा नहीं करते हैं। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट कर करके आप दे दीजिए और जब फाइनल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे चीज छोटी होगी, लेकिन देश के सामान्य मानवी में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पे भरोसा करती है। हमारे यहां एक एक काम में 30-30, 40-40 पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा, भाई ये इतने लंबे लंबे फॉर्म की क्या जरूरत है? सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही है, जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करो और मिनिमम कर दो। मिनिमम कर दिया, कई जगह पे फॉर्म की प्रक्रिया को एक पेज में ला करके रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रेड टेप को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामान्य मानवी को उसकी सुविधाएं मिले। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है। हमारे यहां जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवंबर महीने में जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है और वहां जाकर के एक्स-एमपी पे भी देना पड़ता है, वहां उसको दफ्तर में जाकर के। अब एक आयु तक तो ठीक है, उस बहाने उसको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद उसके लिए जाना संभव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने घर में बैठ करके भी वो अपने जिंदा होने की बात कुर्बान कर सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया। क्या ये हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान नहीं? आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है, जो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाती है, विश्व वृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं के अंदर सबको लपेट लेती है और इसलिए आवश्यक होती है। और हम चाहते हैं, कभी कभार मुझे याद है पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए
क्या हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं? क्या आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए? मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे वो बाहर आए। हम ऑस्ट्रेलिया गए, G20 समिट में गए। हम कहां गए? मैं उस किसानों के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को मिलने गया, उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। कहीं पढ़ा था मैंने, मेरे मन में पढ़ा था, मैं उनके पास गया। हमारे देश को पल्सिस में हम बहुत पीछे हैं। देश को पल्सिस की जरूरत है। गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन जरूरत है। हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सिस में से मिलता है। अगर हम हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सिस पैदा कर सकता है, अगर प्रति हेक्टर ज्यादा पल्सिस पैदा कर सकता है, तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे गरीब का भी भला होगा। और इसलिए मैं उन साइंटिस्ट को पास जाकर के घंटे बिताए ये समझने के लिए कि बताइए मेरे देश के किसानों को ज्यादा पल्सिस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक और साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए गया मिलने के लिए कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता, मुझे पूरा पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है, अधिक विटामिन को पाने की सफलता पाई है। केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयों बहनों, केला एक गरीब से गरीब का फल होता है। अगर केला उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है, विटामिन अगर ज्यादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है, तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं। देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है, देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है। और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की एक तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं, और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से हमारे देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसी को लिए करते रहते हैं, उसी पर हम करने के लिए कोशिश प्रयास करते हैं।